वंदे मातरम। आर्थिक समृद्धि का प्रतिष्ठित प्रारूप आज हम डिस्कस करेंगे, इसे मॉडल बोलते हैं। देखिए, हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया है प्रतिष्ठित सिद्धांत पे, दो चीज़ें हमने आपको बताया है कि हमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें दो चीज़ें हमें पढ़नी है। किसी भी अगर हम प्रोजेक्ट करें या कोई भी थियरी पढ़ें, देखिए दो प्रकार से हम इकोनॉमिक ग्रोथ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला क्या है कि हम उसके थियरी के माध्यम से देखेंगे कि थियरी क्या बोल रही है, ठीक है, थियरी के माध्यम से अध्ययन करेंगे। दूसरा उसकी प्रकृति देखेंगे, नेचर या प्रकृति है या एग्जिस्टेंस बोल सकते हैं। इसमें आता है कई तीन चार चीज़ें आते हैं, एग्जिस्टेंस आता है, यूनिकनेस आता है, और दो तीन चीज़ें हम संतुलन में देखते हैं। जैसे संतुलन की हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये संतुलन वास्तव में है। ये प्रकृति का मतलब ही इक्विलिब्रियम होता है। देखिए ये जो है ना इकोनॉमिक ग्रोथ, दो चीज़ें हम अध्ययन करने वाले हैं, एक तो थियरी और दूसरा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब प्रकृति, नेचर, अर्थात जो हमारा संतुलन होगा इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो उसका नेचर किस प्रकार से होगा। अगर ये मान लीजिए इसकी इक्विलिब्रियम में मान लीजिए अगर है ये इसका इक्विलिब्रियम, तो वास्तव में इक्विलिब्रियम है जिसी को हम एक्जिस्टेंस बोलते हैं। तो इस जो इक्विलिब्रियम है इसके तीन प्रकार के नेचर हैं। एक है एग्जिस्टेंस होता है, एग्जिस्टेंस। उसके अलावा अगर दूसरा देखें, जैसा कि हम जानते हैं कि जो इक्विलिब्रियम की जांच हम तीन प्रकार से करते हैं। सबसे पहला या तो एग्जिस्टेंस उसका होना चाहिए, मतलब कि वास्तव में संतुलन है कि नहीं। दूसरा होता है यूनिकनेस, यूनिकनेस मतलब वो एक होना चाहिए संतुलन, ये नहीं कि मतलब कि फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। कई संतुलन होने का मतलब फ्लक्चुएट। और दूसरा है, तीसरा है स्टेबल, कि क्या वो स्थिर है कि नहीं, मतलब कि बार बार बदल तो नहीं रहा। तो इक्विलिब्रियम की जांच हम तीन प्रकार से करते हैं, इसी को हम प्रकृति बोलते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रकृति मतलब उसकी इक्विलिब्रियम की जांच, और इक्विलिब्रियम की जांच में हम देखेंगे कि एग्जिस्टेंस है कि नहीं, वास्तव में प्रेजेंट है कि नहीं। दूसरा यूनिकनेस, क्या वो यूनिक है, केवल एक ही है। तीसरा स्टेबिलिटी, क्या वो स्थिर है। तो ये तीन प्रकार की जांच हम करते हैं। और दूसरा यहाँ पे एक और है जो थियरी है। तो जो थियरी हम दी गई है ना थियरी के रूप में, उसी को हम गणितीय रूप में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, उसकी जाँच करते हैं कि क्या वो स्टेबल है कि नहीं। ठीक है, ग्रोथ की बात जो धारणा क्या है वो लॉन्ग रन की है, तो ये तो हम जानते हैं। ये हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि किस प्रकार से ग्रोथ की शुरुआत होती है। ग्रोथ की शुरुआत जैसे कि हम जानते हैं ना कि लगभग जैसे ही किन्स की किताब आई, ठीक है, द एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी आती है, तो उसके बाद एक साथ ही साथ एक और किताब हुई, पब्लिश हुई हैरड की, दैट इज़ टूवर्ड्स अ डायनामिक इकोनॉमिक्स। ठीक है, तब उन्होंने जब बात यह है कि जब उन्होंने चिंता व्यक्त की कि जो किन्स ने तो मान लीजिए स्टैटिक अवधारणा दिया था ना अल्पकाल के लिए, तो उन्होंने ये चर्चा किया कि ये दीर्घकाल में नहीं पाई जाती। उन्होंने कहा था, अभी आगे हम चर्चा करेंगे, तो उन्होंने कहा है कि दीर्घकाल में इक्विलिब्रियम नहीं पाई जाती। ठीक है, हम सारा कहानी कनेक्ट करके बता रहे हैं कि कहाँ से शुरू हुई। जब इस प्रकार इस बात की चर्चा हुई कि ग्रोथ की बात, अर्थात जो ग्रोथ है वो दीर्घकाल में नहीं पाई जाती, तो सभी जितने अर्थशास्त्री से बहुत सारे लोगों ने इस पर चिंता व्यक्त की, और वो उन्होंने जाँच किया कि क्या जो प्रतिष्ठित इकोनॉमिस्ट हैं क्या वो ग्रोथ के बारे में यही सारी चीज़ें कहते हैं। ठीक है, इसके लिए उन्होंने कई मतलब कि अर्थशास्त्रियों ने रिसर्च किया उस पर, और उसी में से एक और नाम आया उभर के, दैट इज़ लीफ जोहानसन। और लीफ जोहानसन ने इसको गणितीय मॉडल से, गणितीय माध्यम के द्वारा प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब इसके पहले हमने उसकी थियरी बताई है, और थियरी कहाँ से है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई ग्रोथ की थियरी दी थी। उन्होंने ग्रोथ के, जैसे कि उन्होंने जो भी अपना सिद्धांत दिया था, जैसे कि मान लीजिए एडम स्मिथ ने जो सिद्धांत दिया, उसके अलावा रिकार्डो ने दिया, माल्थस ने दिया, तो सब लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिया है, लेकिन उसमें से जो ग्रोथ से संबंधित कुछ चीज़ें मैच कर रही हैं ना, उसी को हम निकाल के ग्रोथ थियरी में रखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। और उसी थियरी का जब उन्होंने बताया, जब उन्होंने पूरा प्यूरिफाई किया उसको, ठीक है, इन जनरलाइज किया उसको, बताया कि इसमें ये सारी चीज़ें हैं, कि इसे रिकार्डो लगान के बारे में बात करते हैं, माल्थस जनसंख्या को कारण मानते हैं कि वो ग्रोथ में वृद्धि के लिए बाधक है।
तो उसी को गणितीय रूप में क्या हो, इक्विलिब्रियम कैसे होगा, और फिर अगर होगा तो मतलब लॉन्ग रन के लिए होगा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको लीफ जोहानसन ने, कई अर्थशास्त्रियों ने काम किया, तो इस पे लीफ जोहानसन ने भी इस पे काम किया कि क्या मतलब कि क्लासिकल के हिसाब से किस प्रकार से इक्विलिब्रियम होगा, तो क्या वो यूनिक होगा, क्या एग्जिस्ट करेगा, क्या वो स्टेबल होगा। इन दो क्वेश्चन अगर आप, हमने पहली वाली वीडियो में हम शायद बताएं कि आप दो चीज़ें लें ग्रोथ में, जब भी लिखें तो दो चीज़ें इकोनॉमिक ग्रोथ करके लिख दें। एक तो थियरी हमको पढ़ना है और दूसरा मॉडल पढ़ना है। ठीक है, मॉडल क्या है, इसी थियरी को जो हम गणितीय रूप में लिखते हैं, इस थियरी की जांच करने के लिए जो हम गणितीय रूप में इसको लिखते हैं, दैट इज़ मॉडल। क्योंकि हमें उसे प्रूफ करना होता है कि क्या ये एग्जिस्टेंस है, क्या ये वास्तव में इसकी यूनिकनेस है, क्या इसकी प्रकृति यूनिक टाइप की है। ठीक है, दूसरी तीसरी चीज़ें कि क्या स्टेबल है। तो इसकी जांच अर्थात इसकी प्रकृति के बारे में जानने के लिए जब हम बात करते हैं कि क्या, ठीक है, या इसकी इक्विलिब्रियम के बारे में, प्रकृति मतलब इसके इक्विलिब्रियम के बारे में हम जांच करते हैं इस मॉडल में। तो आपको ये दोनों सारी चीज़ें लिखनी होगी, थियरी और मॉडल, आपको ऐसे करके लिख देना है। देन यू हैव टू राइट डाउन दिस PDF। ठीक है, आपको ये भी लिखना हो। चलिए आगे देखते हैं। हम सारी चीज़ों में अभी देखिए, जब हेरल्ड के मॉडल में आएंगे ना, फिर उसका भी हम प्रकृति की जांच करेंगे, तो सब में आएगा, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। चलिए अब इसके बारे में बस वही शायद बोले हैं ना कि आर्थिक समृद्धि के प्रत्यक्ष सिद्धांत के अनेक अर्थशास्त्रियों ने प्रारूप के रूप में विकसित किया। इन्हीं में से एक नाम है लीफ जोहानसन। मजबूरी थी, चिंता हो गई थी कि क्या वास्तव में होगा कि नहीं, क्योंकि जो अभी हम हेरल्ड डोमन में पढ़ाएंगे आपको कि उन्होंने चिंता व्यक्त किया कि हो ही नहीं सकता दीर्घकाल में ग्रोथ, अगर होगा भी तो बस क्षणिक होगा और वो भी तुरंत खत्म हो जाएगा। इसीलिए सारे लोगों ने अध्ययन किया और फिर उस पर दिया। तो लीफ जोहानसन ने गणितीय प्रारूप के माध्यम से आर्थिक समृद्धि के प्रत्यक्ष सिद्धांत के निष्कर्षों का विश्लेषण किया, और फिर उन्हें संतुलन एवं उसकी प्रकृति का विश्लेषण भी किया है इसमें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसकी मान्यताएं क्या हैं, जो तो 3-4 चीज़ें हैं, देख लीजिए। रोजगार का निर्धारण पूंजी की मात्रा से होता है। ठीक है, अभी इन्होंने गणितीय माध्यम से व्यक्त किया है, उसको हम देखेंगे। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि मजदूरी दर पर निर्भर होता है कि जैसे जैसे मजदूरी बढ़ेगी जनसंख्या बढ़ेगी। बस चालू मजदूरी दर ऊंचा होगा जब श्रम की उपलब्धता सीमित होगी, और नीचा होगा जब श्रम की उपलब्धता प्रचुर होगी। बचत एवं निवेश का निर्धारण लाभ के द्वारा होता है। ठीक है, अब चलिए आगे। आधारभूत प्रारूप क्या है, मतलब आधारभूत प्रारूप में कितनी चीज़ें शामिल है उसको उन्होंने बताया। उत्पादन और रोजगार फलन है, श्रमिक की पूर्ति फलन, श्रमिकों की पूर्ति कीमत फलन, जनसंख्या वृद्धि फलन, लाभ फलन, ये सारे फंक्शंस हैं जो आधारभूत प्रारूप में शामिल होते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्शन फंक्शन और एम्प्लॉयमेंट फंक्शन ये तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आगे कैसे इसको दिखाते हैं, उसमें सारी चीज़ें नीचे मेंशन है। श्रमिकों की पूर्ति फलन, अर्थात श्रमिकों की पूर्ति फलन मतलब श्रमिकों की कितनी कीमत पे पूर्ति की जाए, दैट इज वेज रेट। समझ रहे हो, वेज रेट क्या है उसका। जनसंख्या वृद्धि फलन, जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रही है। लाभ फलन, लाभ कैसे मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए जोहानसन ने अपने प्रारूप में उत्पादन फलन को निम्नलिखित रूप में शामिल किया। एक्स इज अ फंक्शन ऑफ के, अर्थात एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है कि उत्पादन है, और फंक्शन मतलब कि वो फलन है किसका, पूंजी का। अर्थात पूंजी हमारे किससे मिलती है, यक्स हमें कहाँ से मिलता है, पूंजी से। जब पूंजी रहेगी, इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो हमें उत्पादन मिलेगा। ठीक है, ये अब देखिए जैसे ही किसी भी फंक्शन को अगर हम इक्वेशन के रूप में लिखते हैं ना, तो इस प्रकार उसमें कुछ स्थिरांक मानते हैं। क्यों, क्योंकि उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक स्थिरांक मानना पड़ता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन के लिए आगे जब हम देखेंगे ना कॉफ डगलस में, उसमें भी ए स्थिरांक माना गया है प्रोडक्शन फंक्शन में, तो वहीं से ये लिया गया है। तो स्थिरांक है, तो एक्स इक्वल टू ए के। ठीक है, उसको हम समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। ए क्या है, ए है स्थिरांक। ठीक है, रोजगार फलन यल इक्वल टू बी के। यल किस पे आधारित है, वो भी के पर ही आधारित है, मतलब पूंजी को ही व्यक्त करता है, पूंजी से ही डिटरमिन होता है यल भी। अर्थात यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ भी वैसे ही है, यल इज अ फंक्शन ऑफ के, और उसको समीकरण के रूप में यहाँ पे लिख दिया है बस, यल इक्वल टू बी के। ठीक है, बी क्या है, स्थिरांक। ठीक है, ये श्रमिकों की मांग फलन है, अर्थात डिमांड ऑफ लेबर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रोजगार फलन को हम श्रमिकों की मांग फलन कहते हैं, डिमांड ऑफ लेबर, कितना फर्म द्वारा किया जा रहा है।
आगे श्रमिकों की पूर्ति फलन सप्लाई फंक्शन ऑफ लेबर, श्रमिकों की पूर्ति फलन जो आंसर लिखित रूप में व्यक्त किया, L इक्वल टू N जी डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू स्टार। डब्ल्यू स्टार क्या है? आवश्यक मजदूरी दर, जीवन निर्वाह, और डब्ल्यू क्या है? वास्तविक अर्थात बाजार मजदूरी दर, अर्थात जो डिमांड और सप्लाई से तय हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यल क्या है? लेबर फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए श्रमिकों की अल्पकालीन अथवा क्षणिक पूर्ति फलन, ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो यल क्या है? एक सेकेंड हम समझा दे रहे हैं। यल है लेबर फंक्शन, श्रमिकों की पूर्ति फलन, और श्रमिकों की पूर्ति कहाँ से होती है? जनसंख्या से। इसीलिए जो एन है ना, एल इक्वल टू एन जी डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू स्टार। देखिए डब्ल्यू स्टार क्या है? आवश्यक मजदूरी दर, डब्ल्यू क्या है? बाजार में प्रचलित मजदूरी दर, अर्थात जब डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू स्टार दिखाएंगे ना तो ये प्लस दिखाएगा मजदूरी का। ठीक है, ये ये प्लस दिखाएगा, अर्थात मजदूरी ज़्यादा है, जो बाजार की मजदूरी ज़्यादा है इससे, तो क्या होगा? ये जैसे चूँकि यल में और इसमें धनात्मक संबंध है, तो जैसे जैसे मजदूरी बढ़ेगी ना वैसे वैसे एल भी बढ़ेगा। देखिए एल ही केवल नहीं बढ़ेगा, अर्थात मजदूर बढ़ेंगे। तो इसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा? यन को यहाँ पे लाना होगा, तो हो जाएगा यल बाई यन। जी क्या है? फंक्शन। जैसे मान लीजिए हमने फंक्शन के रूप में कई जगह एफ लिखा है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ दैट, तो वो फंक्शन के रूप में वो सिंबल है फंक्शन का बस। तो यल बाई यन इधर कर देंगे और जी कर देंगे, और इसी को हम ये फंक्शन भी लिख सकते हैं ताकि वो आसानी के लिए वो लिखा गया है डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू स्टार। तो यल बाई यन क्या है? प्रति व्यक्ति मजदूर। प्रति व्यक्ति मजदूर कितने हैं? जैसे ही ये यहाँ पे डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू स्टार मतलब कि प्लस में डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू स्टार का मतलब क्या है कि जो आवश्यक मजदूरी है ये वाला, और बाजार मजदूरी में से आवश्यक मजदूरी जब हटा देंगे तो शुद्ध मजदूरी बच जाएगा, शुद्ध मजदूरी। और ये मजदूरी जैसे जैसे बढ़ेगा तो एल बाई एन बढ़ेगा। एल बाई एन मतलब प्रति व्यक्ति मजदूर बढ़ेंगे, प्रति व्यक्ति मजदूर बढ़ेंगे, अर्थात लोग बढ़ेंगे, जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, बस वही बता। चलिए आगे, श्रमिकों की पूर्ति कीमत सप्लाई प्राइस फंक्शन ऑफ लेबर। पूर्ति की कीमत पूछ रहा है यहाँ पे, तो जो आंसर ने अपने प्रारूप में श्रमिकों की पूर्ति फलन के आधार पर श्रमिकों की पूर्ति कीमत फलन, श्रमिकों की पूर्ति फलन के आधार पर श्रमिकों की। और देखिए बस जैसे जो थियरी था ना बस वैसे ही है, जिस प्रकार से वो थियरी था उसी प्रकार से है। ठीक है, कोई अलग नहीं है। ये जो फंक्शन बता रहा है ना वो बता रहा है, ये मजदूरी को बता रहा है, और मजदूरी किस पे निर्भर है? एक सेकेंड, एल बाई डब्ल्यू, एल बाई एन पे। और जो एल बाई एन है ना इसका फंक्शन देखिए कैसे है, ये जी है ना, जी बता रहा है, जी कि जो ए वाला जी है, बड़ा वाला जी है ना, वो इसका व्युत्क्रम है, मतलब कि उल्टा है, इसका पॉजिटिव संबंध नहीं है, इसका नेगेटिव संबंध है। अर्थात जी बता रहा था पॉजिटिव संबंध को, पॉजिटिव फंक्शन को बता रहा था, और ये नेगेटिव फंक्शन को बता रहा है, बस यही है। और समीकरण के और ऐसा क्यों हम लिख रहे हैं ऐसे? मतलब कि दो चीज़ें हैं, अगर आप किसी भी फंक्शन को समीकरण के रूप में लिखते हैं ना तो आप कुछ ना कुछ कांस्टेंट मानते हैं, बस इसीलिए वहाँ पे जी है। ठीक है, आगे भी उसी पे इसीलिए होगा। देखिए आगे जब यहाँ पे जी लिखा है ना इसीलिए समीकरण के रूप में व्यक्त किया गया है, एक तरीके से फंक्शन को ही बता रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है ना कि यल इट इज़ अ फंक्शन ऑफ के, पूंजी का, तो इसी के लिए हमने क्या लिखा है? यल इक्वल टू ए के। तो ये एक प्रकार से क्या है? स्थिरांक है यहाँ पे, लेकिन एक तरीके से ए भी, तो इसी प्रकार ए भी है। ठीक है, ये मतलब जी का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ है, वो केवल वैसा ही है, वो केवल संबंध बताने के लिए वहाँ पे। ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। तो संबंध इसमें कैसा है? नेगेटिव संबंध है, क्योंकि यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं ना, यहाँ पे लिखा है ये वाली इस लाइन पे देखिए, जहाँ पे एल बाई एन श्रमिकों की क्षणिक सीमितता का मापन करता है, तो जी समीकरण 3 में शामिल फलन जी के व्युत्क्रम को व्यक्त करता है। अर्थात जी सीधा रिलेशन बताता था, और ये जो कैपिटल जी है ना वो उल्टा रिलेशन बताएगा। अर्थात ये बता रहा है कि जैसे जैसे डब्ल्यू बढ़ेगा ना, एक सेकेंड, यहाँ पे बाजार मजदूरी दर, सिंपल के लिए हमने, सिंपलिसिटी के लिए हमने इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, तो डब्ल्यू इक्वल टू एल बाई एन। अब देखिए क्या है, और चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि जी उल्टा संबंध बता रहा है जी की तुलना में, अर्थात ए जो है ये इसके व्युत्क्रम काम करेगा। इसका मतलब पता है क्या होगा? ऐसे काम करेगा, डब्ल्यू इक्वल टू एन बाई एल, इस प्रकार से काम करेगा। चूँकि हमें बस इसमें देखना है और इसमें देखना है,
ठीक है। अब देखिए W जैसे जैसे बढ़ेगा N क्या होगा, बढ़ेगा। W कम होगा तो N क्या होगा, कम होगा। देखिए इसी चीज़ को उल्टा इस फंक्शन में लिखा गया है। जो चीज़ हमने बताया है ना, जो N/L हमने बताया है, उसी को यहाँ पे उल्टा लिखा गया है। चूँकि हमने उल्टा क्यों लिखा है, हमने क्यों उसको, जैसे जो L/N हमने उसको उल्टा इसलिए लिखा है क्योंकि जो G फंक्शन बता रहा है वो उल्टा बता रहा है फंक्शन से। क्योंकि ये जो स्मॉल g था वो सीधा फंक्शन बता रहा था। तो इस वाले समीकरण में लिखा है लिफ जॉनसन ने कि जो समीकरण मतलब कि जो ये वाला चौथा समीकरण है, इसमें जो कैपिटल G है वो इसके व्युत्क्रम है स्मॉल g के। इसीलिए तो क्या मतलब होगा, तो जब सीधा रिलेशन बता रहा था तो ये उल्टा बताएगा, उल्टा बताएगा। इसीलिए हमने इसको सीधे की जगह समझाने के लिए उल्टा लिख दिया है और समझाया है कि W जब बढ़ेगा तो N बढ़ेगा, N जब मतलब W जब घटेगा तो N घटेगा। ठीक है। और W स्टार यहाँ पे क्या है, ये हमने अपने हिसाब से नहीं लिखा सर, उन्होंने ये सब लिखा है। W स्टार क्या है, आवश्यक मजदूरी है। जनसंख्या वृद्धि का फलन, जनसंख्या कैसे बढ़ती है, तो जनसंख्या वृद्धि इक्वल टू H क्या है, फंक्शन है। तब अब जो कांस्टेंट बाद में जो हर जगह आपको दिख रहा है वो आपको हर जगह दिखेगा। जैसे किसी फंक्शन को समीकरण के रूप में लिखेंगे तो वैसे बचेगा कांस्टेंट। जो कांस्टेंट या तो स्थिर रहेगा या तो फंक्शन को बताता है या इंटरसेक्शन को बताता है या स्लोप को बताता है। तो इस प्रकार से आपको हर जैसे ही कोई फंक्शन होगा उसको कन्वर्ट करेंगे समीकरण में, तो इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ें, जैसे आपने स्मॉल जी देखा, कैपिटल जी देखा, यहाँ पे H देखा, तो ये आपको मिलेगा हर जगह, किसी कोई भी थियरी हो, उससे घबराइएगा मत। अब देखिए अब जो जनसंख्या वृद्धि फलन, जैसे जनसंख्या को N से डिनोट करते हैं, किसी भी वृद्धि को कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा N/N। अब इट इज़ अ फंक्शन ऑफ, बस वही, इट इज़ फंक्शन ऑफ W माइनस W स्टार, W माइनस W स्टार, अर्थात जो बाजार में मजदूरी चल रही है और जो आवश्यक मतलब कि जरूरी है जीवन जीने के लिए, तो इससे अगर अधिक होगा W स्टार, इसका मतलब कि मजदूरी क्या है, ज़्यादा है, प्लस में है। तो जैसे ही ये बढ़ेगा, आप देख रहे हैं ना दोनों में सकारात्मक संबंध है सीधा। तो जैसे ही W स्टार, देखिए जो H है वो सीधा संबंध बता रहा है, ठीक है। H यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है जो सीधा संबंध बता रहा है, रिलेशन। जैसे ही W बढ़ेगा तो डेल्टा N/N है ना, जैसे जनसंख्या वृद्धि। तो जैसे ही W स्टार W माइनस W स्टार बढ़ेगा, ये मजदूरी को बता रहा है, मजदूरी में मतलब कि सकारात्मक वृद्धि को। तो जैसे जैसे W माइनस W स्टार बढ़ेगा मतलब मजदूरी में सकारात्मक वृद्धि ज़्यादा हो रही है, तो जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। अगर कम होगा वो तो जनसंख्या कम होगी। बस उसी चीज़ को इन्होंने ऐसे देख लिया कि डेल्टा N/N ले लिया है y एक्सिस पर यहाँ, और इस एक्स एक्सिस पे वेज रेट लिया है W, और फिर एक फलन बनाया। अब देखिए W स्टार क्या है, W स्टार जीवन निर्वाह मजदूरी, इतना तो सबको देना ही है। अब इससे ज़्यादा अगर बैठे, इसीलिए तो हम W माइनस W स्टार देख रहे हैं, क्योंकि जब इससे ज़्यादा होगा तब जाके जनसंख्या का प्रभाव पड़ेगा, इससे कम होगा तो नहीं, क्योंकि वो जीवन निर्वाह है। तो अब इससे जैसे जैसे देखिए जनसंख्या वेज रेट बढ़ रहा है ना, जनसंख्या भी बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा ये ऋणात्मक क्यों है, जैसे कि जाके गिर क्यों रहा है, क्योंकि माल्थस ने कहा है कि जनसंख्या तो बढ़ेगी लेकिन एक स्तर पे अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ख़त्म होने लगेगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण भूखमरी इत्यादि आएंगे जो उसको कंट्रोल कर देंगे। तो ये वाली चीज़ें इसलिए डिमिनिशन के रूप में है। चलिए आगे के रूप में देखते हैं, लाभ एवं विनियोग, प्रॉफिट फंक्शन एवं इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है। तो प्रॉफिट इक्वल टू X माइनस WL। अब ये क्या है, सबको बता रहा, अब ये क्या है, देखिए प्रॉफिट इक्वल टू W माइनस WL क्या है। तो प्रॉफिट कहाँ से होगा, X माइनस WL। W क्या है, मजदूरी, और L क्या है, कितने लेबर, श्रमिकों की संख्या या श्रमिकों की मात्रा। तो इसको जब हम W से गुणा कर देंगे ना, तो ये मुद्रा के रूप में हमें जो हमारी जो मतलब कि कुल मजदूरी हमें निकल जाएगी, ये हो जाएगा टोटल वेज, कुल मजदूरी। कुल मजदूरी को अगर हम X में से घटा देंगे, उत्पादन हो रहा है X का, तो X उत्पादन को बता रहा है, तो उत्पादन में से जब टोटल मजदूरी निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है। चलिए अब आगे निवेश फलन प्रयोग कर दिया जाता है, अर्थात, और देखिए बस यही है। तो जो प्रॉफिट इक्वल टू, इन्होंने माना है कि प्रॉफिट इक्वल टू आई, अर्थात जितना हम आई इक्वल टू डेल्टा के, देखिए एक फार्मूला होता है आप जानते होंगे, बताया जाता है कि प्रॉफिट इक्वल टू आई इक्वल टू डेल्टा के।
अर्थात पूंजी में जितना वृद्धि होगी ना वो प्रॉफिट को बढ़ाएगी, और जितना प्रॉफिट होगा उतना निवेश होगा। बस वही है, ये साइकिल चलता रहता है। जो डेल्टा के है अर्थात पूंजी में जो वृद्धि हो रही है ना वही प्रॉफिट है। जो पूंजी में वृद्धि हो रही है, लाभ फंक्शन और विनियोग फंक्शन कोई बात नहीं, जो पूंजी में वृद्धि हो रही है वही प्रॉफिट है, और इतनी प्रॉफिट में वृद्धि हो रही है वही इन्वेस्टमेंट है। जो प्रॉफिट में वृद्धि हो रही है दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। निवेश फंक्शन को उन्होंने ऐसे ही लिखा है सर, ये जो डेल्टा के अपन के इक्वल टू पाई है ना, ये निवेश फंक्शन है। ये किसने लिखा है? लीव जॉनसन को। और ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जो डेल्टा के है वो प्रॉफिट के बराबर है। अब प्रॉफिट कितने के बराबर है? इन्वेस्टमेंट के। जितना प्रॉफिट हो रहा है उसको निवेश कर दे रहा है। ठीक है, चलिए अब समृद्धि दर को देखेंगे, ग्रोथ रेट। लास्ट में इन्होंने कहा है समृद्धि दर को इस प्रकार से डिनोट किया है कि R इक्वल टू ए माइनस बी डब्ल्यू इक्वल टू, अब यही है ए माइनस बी डब्ल्यू के सब बराबर है। ए क्या है? ए और बी कांस्टेंट है, ये प्रोडक्शन फंक्शन के कांस्टेंट है। ए जो है ना हमने प्रोडक्शन फंक्शन में लिया है, बी किस में लिया? लेबर फंक्शन में, एम्प्लॉयमेंट फंक्शन में। समझ में आ रहा है ना? तो प्रोडक्शन में से अगर लेबर को घटा देंगे तो कितना बचेगा? देखिए एक सेकेंड, ये है आर ग्रोथ इक्वल टू ए, मान लीजिए प्रोडक्शन फंक्शन है ए, माइनस बी क्या है? लेबर से संबंधित है, और लेबर और इसका गुणा किससे है? वेज रेट से। तो लेबर और गुणा मतलब टोटल मजदूरी, और ये प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। जो उत्पादन में से टोटल मजदूरी घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट में वृद्धि, प्रॉफिट या प्रॉफिट वर्तमान समय में देखिए जब प्रॉफिट हम निकालते हैं ना तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट में जो वृद्धि होती है वही ग्रोथ रेट के बराबर है, दैट इज आर के बराबर है। सारी चीज़ें इस पर लिखी होंगी, देखिए ये सारे सामने बस संक्षिप्त में लिखा है, ये सारी चीज़ें इस पर लिखी है कि आर इक्वल टू ए माइनस बी डब्ल्यू और डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू डेल्टा के, मतलब कि इसी में यही फंक्शन आएगा, यही जो आर है ग्रोथ, एक सेकेंड, जो आर ग्रोथ रेट है ना यही ए माइनस बी डब्ल्यू के बराबर है, यही डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स के बराबर है, यही डेल्टा के इक्वल टू के बराबर है, यही डेल्टा एल के एल इतने के बराबर है, यही इतने के बराबर। अब ए क्या है? उत्पादन फलन का स्थिरांक, बी क्या है? रोजगार फलन का स्थिरांक। इसको हम एक बार देख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी को सॉल्व करेंगे अर्थात डेल्टा एक्स अपान एक्स को देखिए, उत्पादन में वृद्धि को, ये समृद्धि दर को बता रहा है। कैसे? देखिए यहाँ पे जो आर है ना, आर बढ़ रहा है अर्थात ग्रोथ रेट किसके बराबर है? ए माइनस बी डब्ल्यू के बराबर है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल बताएं। और ये उत्पादन में वृद्धि, देखिए डेल्टा एक्स, अगर पिछली वीडियो देखेंगे तो हम बताएंगे, अगर इस प्रकार से किसी, जैसे मान लीजिए एक्स गुना अगर डेल्टा एक्स अपान एक्स बोलते हैं ना, इसका मतलब समृद्धि बता रहे हैं उसको, उसमें चेंज को बता रहे हैं कि वृद्धि हो रही है कि नहीं। तो वृद्धि को इस प्रकार से लिखते हैं, समृद्धि को, वृद्धि कहीं है समृद्धि इस प्रकार से लिखते हैं उस, अर्थात इसका मतलब होता है चेंज उसमें कितना हुआ है। चेंज मतलब बढ़ोतरी या घटोतरी जो भी हो, तो उसी को चेंज को बता रहे हैं। तो अर्थात जो उत्पादन में चेंज होगा इसी के बराबर का चेंज होगा, जो ए माइनस बी डब्ल्यू होगा यही उत्पादन में चेंज के बराबर होगा, यही पूंजी में चेंज के बराबर होगा, यही डेल्टा एल में, और यही प्रॉफिट में। अर्थात कोई भी संसाधन वगैरह कुछ चीज़ खाली नहीं है। दीर्घकाल, ये दीर्घकाल की चूंकि चेंज को बता रहे हैं ना, तो डायनेमिक स्टेट को बता रहे हैं, अर्थात दीर्घकाल की बात बता रहा है, तो ये चेंज को बता रहा है, हर एक क्षण चेंज को बता रहा है। इसका मतलब कि दीर्घकाल में भी, लॉन्ग रन में भी कोई संसाधन खाली नहीं है, अर्थात ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है, सभी नेशनल इनकम बढ़ रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इन्होंने इस समीकरण के माध्यम से बताया कि सारी चीज़ें अपने आप हो रही हैं, कि कोई इसमें कोई झंझट नहीं है। इसको प्रूफ किया है, आगे अभी हम दिखा रहे हैं आपको, सारी चीज़ें प्रूफ किया है कि कैसे डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू ए माइनस बी डब्ल्यू होगा, क्योंकि ए माइनस बी डब्ल्यू तो मेन है, क्योंकि इसी के बराबर आ रहा है, इसी के बराबर सब है। तो इन्होंने बताया कि कैसे डेल्टा एक्स अपान एक्स बराबर वही होगा, कैसे डेल्टा के अपन के बराबर वही होगा, कैसे मतलब डेल्टा एल अपन एल बराबर भी वही होगा। इन्होंने इसको व्यक्त किया है, प्रूफ किया है। अर्थात दीर्घकाल में सब बराबर, अर्थात ग्रोथ हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक, इसलिए रेखा की चित्र के माध्यम से आगे ग्रोथ रेट को इन्होंने ऐसे बताया, वेज रेट और ग्रोथ के बारे में बताया है, संबंध बताया, क्योंकि जो ग्रोथ किस पे निर्भर कर रहा है? वेज पे निर्भर कर रहा है, मजदूरी पे, अभी हमने देखा है। तो ग्रोथ वेज पे ही निर्भर कर रहा है, इसीलिए इन्होंने डाउनवर्ड स्लोप बनाया है वेज रेट और
ग्रोथ, जैसे कि अगर मजदूरी ज़्यादा बढ़ेगी ग्रोथ नहीं होगा, ज़्यादा मजदूरी हो जाएगी तो ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। कम मजदूरी रहेगी, देखिए कम मजदूरी देना है, अगर आप कम मजदूरी देंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा बचेगा, जब प्रॉफिट ज़्यादा बचेगा तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो इसीलिए उन्होंने डाउनवर्ड स्लोप का एक रेखा खींचा है ग्रोथ रेट और वेज रेट के बारे में, ठीक है। और ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है, माइनस बी डब्ल्यू, बस उसी को इन्होंने फंक्शन के रूप में। अब समृद्धि दर की प्राप्ति डेरिवेशन ऑफ ग्रोथ रेट है, मतलब कैसे इन्होंने प्राप्त किया है, उन सारी चीज़ों को बता रहे हैं। तो इसको आप लिख लीजिए, वैसे हम एक समझा देते हैं और आगे आपको हम PDF स्क्रॉल कर देंगे, आप समझ लेंगे, ठीक है। एक हम समझा रहे हैं, देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि x इक्वल टू ए के, ये क्या है, प्रोडक्शन, ये हमने लिखा है सर, सबसे पहला समीकरण है, इसे ध्यान रखिएगा उनमें से। तो x इक्वल टू ए के, अर्थात ए क्या है, स्थिरांक है, और के क्या है, के है पूंजी। तो डेल से, तो आप जानते हैं ना कि अगर हम चेंज करते हैं तो स्थिरांक में चेंज नहीं होता, क्योंकि इकोनॉमिक वेरिएबल से प्रभावित नहीं होता, इसीलिए तो हम स्थिरांक बोलते हैं उसको। तो डेल्टा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डेल्टा के, मतलब जब इसमें चेंज करेंगे x में डेल्टा x लिखेंगे तो ए के में भी चेंज होगा डेल्टा के रूप में। तो चूंकि डेल्टा के इक्वल टू प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट फंक्शन को याद रखिए, इन्वेस्टमेंट फंक्शन को लियानटेफ ने क्या कहा है कि डेल्टा, इन्वेस्टमेंट फंक्शन को इन्होंने इस रूप में व्यक्त किया है, डेल्टा के अपान डेल्टा के इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। आप देखिए तो यहाँ पे जो डेल्टा के है ना, उसके जगह पे प्रॉफिट, तथा प्रॉफिट के जगह पे x माइनस डब्ल्यू एल, प्रॉफिट फंक्शन को इन्होंने क्या लिखा है, x माइनस डब्ल्यू एल क्या है, टोटल मजदूरी है, x में से घटा देंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट को इन्होंने, इसीलिए हम डेल्टा के जगह पे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा के जगह पे प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू इतना लिखेंगे। इसीलिए जो अगला फंक्शन है वो ये है, ठीक है, डेल्टा एक्स इक्वल टू इतना और प्योर और इतना। अब यल इक्वल टू बी के होता है, तो जो x माइनस डब्ल्यू एल है ना, इसमें हम यल का मान रखेंगे। जब यल का मान रखेंगे तो देखिए क्या होगा, यल का मान रखेंगे तो यल का मान अगर यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा x माइनस, सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना कि यहाँ पे क्यों हो रहा है, डेल्टा के की जगह पे हमने प्रॉफिट रखा है, तो जब जैसे ही प्रॉफिट रखा है तो यहाँ पे ए डेल्टा के जगह पे ए के हो गया है, देखिए यहाँ पे है ना, ये देखिए ए डेल्टा के की जगह पे ए पाई हो गया है, क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट को ऐसे व्यक्त किया है पाई से, और व्यक्त भी किया था आगे, तो ये है प्रॉफिट, ठीक है। अब फिर जो ए है ना प्रॉफिट, इसमें से जो प्रॉफिट है इसके जगह पे हमने x माइनस डब्ल्यू एल लिखा है, तो ए को हमने कॉमन ले लिया, और जो x है जो प्रॉफिट उसके जगह पे हमने ए माइनस डब्ल्यू के लिखा है, इसीलिए, ठीक है। तो डेल्टा x इक्वल टू कितना हो गया, इतना हो गया, समझ में आ रहा है ना, डेल्टा x इक्वल टू अब कितना हो गया, इतना हो गया। अब यल के जगह पे भी हम यल के जगह पे भी हम क्या लिखेंगे, बी के लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे डेल्टा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एक्स माइनस डब्ल्यू एक सेकेंड डब्ल्यू, अब बी के कहाँ से आया, वो यल की जगह पे आया है, ठीक है। अब देखिए आगे, चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या बचा, इतना बचा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, एक सेकेंड, अब इन्होंने क्या किया, x को कॉमन ले लिया, जो x है ना इसमें से, एक सेकेंड रुकिए, हम आगे समझा ही दे रहे हैं। डेल्टा x इक्वल टू कितना है यहाँ पे, ए एक्स माइनस डब्ल्यू बी एक्स अपान ए, अब ए इन्होंने एक्स कॉमन ले लिया, जैसे एक्स कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए, अब यहाँ पे एक्स तो है नहीं, ठीक है, तो हो जाएगा 1 माइनस डब्ल्यू बी, ठीक है, अपान ए, ठीक है, एक्स तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे एक्स से हो गया, ठीक है। अब ए का गुणा इसमें किया है तो ए हो जाएगा, जब ए का गुणा इन्होंने किया है तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए डब्ल्यू बी अपान ए, अब ए से ए काट दिया है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो बाहर एक्स है तो एक्स ए माइनस बी डब्ल्यू आ गया ना, देखिए। और फिर यहाँ पे ए माइनस, यहाँ पे ए माइनस बी डब्ल्यू। अब जो ये वाला एक्स है इसको इधर भेज देंगे, अर्थात जो डेल्टा ए एक्स इक्वल टू एक्स ए माइनस डब्ल्यू बी है,
या बी से बी डब्ल्यू भी है, या बी इसको बी डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो ये ऐसा है ना, तो यक्स को यहाँ पे भेज देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपान एक्स, और फिर यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी डब्ल्यू। ठीक है, चलिए। और आप जानते हैं कि जो यही समीकरण हमें प्राप्त करना था, कितना, कि डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू ए माइनस बी डब्ल्यू इक्वल टू, और इसके बराबर कितना होता है, अभी हमने आपको बताया है, इसके बराबर कितना हो रहा है, इसी के बराबर आ रहा है। तो अगर सारे समीकरण को ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना, मैच करके सारे समीकरण को, तो इसी प्रकार आएगा। अब देखिए, अब इसको हम स्क्रीनशॉट आपको दे देंगे और समीकरण को आप बस देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने सॉल्व कर दिया है और इसमें सब डिटेल लिखा है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा सारी चीज़ें, बस वैसे ही कि कैसे डेल्टा के अपान के आएगा, कैसे डेल्टा एल अपान एल आएगा, कैसे प्रॉफिट आएगा। तो इस समीकरण में जो 2, 3, 4, 5 है, इससे स्पष्ट होता है कि जो आंसर है प्रारूप में जनसंख्या को छोड़कर शेष समस्त चरों, जनसंख्या को छोड़कर, क्यों, क्योंकि जो जनसंख्या वाला है ना, जैसे ग्रोथ की तो मांग कर रही है। देखिए, जो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिमांड, एक होता है सप्लाई, तभी संतुलन होता है, तभी तो संतुलन के परीक्षण किया जाएगा, नहीं तो बिना उसके संतुलन होगा कैसे। जो डिमांड है ना, डिमांड, ये क्या है, ग्रोथ, डिमांड है ग्रोथ, जिसे हम आर से प्रदर्शित कर रहे हैं कि लोग ग्रोथ का डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जो जनसंख्या है ना, संख्या, ये सप्लाई के रूप में काम कर रहा है। देखिए, जब इन्होंने जब बताया गया था, जब क्लासिकल ने दिया था, उन्हें बार बार कहा है कि उस समय संसाधन के रूप में कुछ और नहीं था, केवल लेबर था, और लेबर किससे मिलता है, जनसंख्या से मिलता है। तो इन्होंने जनसंख्या सबसे अहम फैक्टर माना है। सारे लोगों ने जो प्रतिष्ठित हैं, चाहे रिकार्डो की बात करें, मतलब कि रिकार्डो की बात करें, स्मिथ की बात करें, खैर स्मिथ ने तो किसी की बात ही नहीं की थी, केवल उन्होंने साधन की बात की थी, लेकिन साधन के रूप में जनसंख्या की। फिर माल्थस ने भी जनसंख्या का कारण ही माना। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। तो जो पूर्ति कौन करता है, डेल्टा एन अपान एन। तो डिमांड है ग्रोथ की, जिसे हम लेबर कहते हैं, डिमांड ऑफ लेबर, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो डिमांड है ग्रोथ की अर्थात लेबर की, और सप्लाई है इसकी, जो सप्लाई ग्रोथ है वो किसका है, डेल्टा एन अपान एन की। समझ में आ रहा है ना। तो जब लेबर की इतना डिमांड है, उतना ही लेबर की पूर्ति, अर्थात डेल्टा एन अपान एन, अर्थात डेल्टा एल अपान एल, अर्थात लेबर की मांग में वृद्धि, इक्वल टू डेल्टा एन अपान एन, अर्थात लेबर की पूर्ति में वृद्धि। मतलब दोनों बराबर हो जाए तो वहीं पे इकोनॉमिक ग्रोथ स्थिर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, क्योंकि हमने सारी चीज़ों को बताया है। ठीक है, एक एक करके। फिर हम इसके बाद जो हम देखेंगे वो आगे देखेंगे, आपको सारी PDF सारे वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। ठीक है, अभी हम इसको स्क्रॉल कर दे रहे हैं लास्ट तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे का। ठीक है, चलिए, ठीक है, एक एक का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा तो एक बार और देख लीजिए। ठीक है, और फिर इस PDF को पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। ये सारा रेफरेंस है कि कहाँ से बुक से लिखा गया। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। धन्यवाद। वंदे मातरम।